हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम इस पे बात करेंगे। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे। कोई भी एक स्फीयर हम कंसिडर करें तो नॉन कंडक्टिंग होता है, तो उसके अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंदर की साइड में होता है, और जो कंडक्टिंग होता है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, चार्ज कंसिडर होता है, जिस प्रकार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे, गाउसियन सरफेस। इस प्रकार एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे जो इसकी इनसाइडर जो रेडियस रहेगी वो होती है कैपिटल R, और इस पॉइंट P पर जो रेडियस रहेगी वो होती है स्मॉल r। फिर इसके बाद में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी होती है, तो चार्ज के यूँ हो जाएगी इससे, तो इसको हम E वेक्टर कंसिडर करेंगे। एंड यदि हमें एरिया वेक्टर कंसिडर करना है प्लेन पे, तो गाउसियन प्लेन पे होता है, हमको पता ही है, तो हम बिल्कुल इसको इस प्रकार ले लेंगे, और ये परपेंडिकुलर होता है गाउसियन इनकी एरिया वेक्टर के। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 0 डिग्री। कितना आ गया, 0। यदि मैं इसका केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ पॉइंट P lies outside the non-conducting cell, non-conducting sphere, ठीक है। यदि हम बाहर की ओर लें तो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वापस वो सेम ही आएगा, ई वेक्टर गाउसियन लॉ से ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि मुझे यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म हटानी हो तो ई ds cos थीटा, सिग्मा क्यू को आप सभी जानते हैं, हम सिग्मा क्यू को स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds वेक्टर जो एरिया वेक्टर हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या यहाँ पे पैरेलल हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करते हुए चलूँगा। ई ds 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या होता है दोस्तों, आप पहले से जानते हैं 4πr² होता है, हम कहीं डेरिवेशन में इसका यूज़ कर चुके हैं। तो E क्रॉस 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाती है, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², वेयर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। यदि मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू r² r कैप। तो ये इस प्रकार की एक सिचुएशन बनती है। यहाँ तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि इसी पॉइंट को मैं नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल जो सेल हैं उसकी सरफेस पे कंसीडर करूं,
क्या करूँ यहाँ पे, इसकी स्पेयर पर यदि मैं कंसीडर करूँ तो कंसीडर करूँगा तो सिचुएशन किस प्रकार की बनेगी दोस्तों, आप देखें। यदि मैं ऐसे कंसीडर करूँ तो किस प्रकार बनेगा, थोड़ा देखें। हमारा केस नंबर 2, इफ पॉइंट P lies on surface of non-conducting sphere, यदि मैं इसके सरफेस के ऊपर कंसीडर करूँ, यदि मैं डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूँ तो डायग्राम बिल्कुल यूँ बनेगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से देखूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे कैपिटल R है और ये क्या हो जाएगी स्मॉल r। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉइंट P को कंसीडर करूँगा। और जो गाउसियन सरफेस रहेगी दोस्तों, जो गाउसियन सरफेस रहेगी वो गाउसियन सरफेस हम इसी के ऊपर कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें मोटी बात क्या आ जाएगी कि स्मॉल r हैं वो किसके बराबर आ गए हैं यहाँ पे, कैपिटल R के। तो हम मोटा मोटा इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं करते हुए, हमें ये ऑलरेडी पता है कि आउटर साइड के अंदर जो हमने पीछे निकाला है r² r², तो इसके अलोंग स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के। तो हम क्या करेंगे, ई सरफेस पर लेते हुए KQ अपॉन कैपिटल R² r² से सीधा इसको लिख देंगे। आगे बात दिमाग में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि मैं केस नंबर 3 की बात करूं, अभी तक हमने इसको सरफेस के ऊपर कंसीडर किया है। अब इस पॉइंट P को, इफ पॉइंट P lies inside the non-conducting स्फीयर, यदि मैं इसके अंदर की ओर इसको कंसीडर करता हूँ तो मैं इसको अंदर की ओर कंसीडर किस प्रकार करूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनें। जैसे यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, आप समझ चुके होंगे। ये तो कैपिटल R होती हैं और मान लो कि ये यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया स्मॉल r, जहाँ पॉइंट P लिया हमने। तो इसका मोटा मतलब ये है कि कैपिटल R बड़ी है किससे, स्मॉल r से। अब सिचुएशन इसकी ऐसी बन चुकी है। तो अब हमें क्या है, गाउसियन सरफेस भी बनाना होगा। तो बिल्कुल हम इस प्रकार इसको मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। और इसके बाद यदि हम डायरेक्शन बताएं तो हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन लेने का तरीका वही रहेगा ई वेक्टर। और यदि मैं यहाँ पे अल्पांश बनाता हूँ तो वो भी कैसे रहेगा, ds वेक्टर, जिससे थीटा कितना आ गया वापस 0 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो टोटल पहले जो चार्ज था नॉन कंडक्टिंग सेल के अंदर, उसको मैंने क्या मान लिया, Q। अब जो इस सेल के अंदर है, जो गाउसियन सरफेस मानने के बाद है, उसको हमने मान लिया Q डैश। क्या मान लिया, Q डैश। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि हम यदि यहाँ पे गाउस लॉ लगाते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिग्मा Q की जगह हम Q डैश कंसिडर करते हुए चलेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। देन आफ्टर यू विल राइट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q डैश कैसे निकालेंगे, इसको
इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि कंसीडर करेंगे। यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो चार्ज था, चार्ज हमेशा वॉल्यूम के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हमने क्या कंसिडर किया, क्यू, क्या मान लिया यहाँ पे, क्यू कंसिडर किया। अब इसके बाद में मुझे वन वॉल्यूम यानी कि चार्ज के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर है यहाँ पे, तो इसके ऊपर वन वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज कंसिडर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वॉल्यूम ऑफ चार्ज तो उसको हम किस प्रकार लेंगे, Q/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे इसके अंदर ये बताना है कि इसके पूरे जो टोटल हैं यहाँ पे, जो ये तो टोटल का कंसिडर किया, लेकिन हमें तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के यानी कि क्यू डैश का पता करना है। तो क्यू डैश का पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल के ऊपर Q/4/3 पाई आर क्यूब, जो किसका हो जाएगा, टोटल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल, यानी कि टोटल कोई यानी कि मैं यहाँ पे कैपिटल आर क्यू लूँ। ठीक है, क्या लूँ यहाँ पे, थोड़ा ये स्मॉल आर नहीं आएगा, कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम बड़े वाले के अकॉर्डिंग ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q/4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, आर क्यूब पे बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर यदि हम छोटे वाले के अकॉर्डिंग देखें 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 से ये पूरा कट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, Q/R³ यहाँ तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो हमारे पास परफेक्ट वे से जो क्यू डैश की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, Q/R³, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन के का यूज़ करते हुए हम वापस इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यदि मैं इसका यूज़ करूं, E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q डैश की जगह cos थीटा और Q डैश की जगह मैं क्या ले, Q/R³ अपॉन कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। डन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थीटा कितना कंसीडर करेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, मैं लिखूंगा नहीं इसको, तो ETS इज इक्वल टू Q/R³ कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट, वेयर ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका से एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू R³ अपॉन कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। ये इससे गया, कितना बच गया, स्मॉल r, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो Q/r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ और K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू ऑल्सो नो दैट। तो E इज इक्वल टू Q/r अपॉन R³। यदि मैं उसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करूं, तो वेक्टर की फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ/r अपॉन R³ r कैप। यहाँ तक किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है
तो बच्चा बोल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस 4 पे। किस पे बात करेंगे? केस 4। केस 4 पे बात करें तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? यहाँ पे जैसे मान लो इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर, यदि सेंटर के ऊपर लाई करें इस प्रकार, ये कैपिटल R है और ये यहीं पे आ गया, तो ये इसके ऊपर स्मॉल r तो 0 हो गया, तो स्मॉल r 0 हो गया, तो हमारे पास ये E इनसाइड का जो हमारे पास निकला है, क्या निकला है यहाँ पे? E इनसाइड का। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? E इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल r अपॉन r क्यूब, जहाँ पे वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा 0 हो चुका है, तो E इंटरनल कितना आ गया यहाँ पे? 0। अब इसके बाद इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें मित्रों? ग्राफ। तो ग्राफ हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे आप सभी देख सकते हैं। हमारे पास टोटल कंडीशंस कौन सी हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर, फिर इसके बाद में हमारे पास है ई इंटरनल के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, जहाँ से हमें क्या मिल सकता है? स्मॉल आर इस प्रकार, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर मिल सकता है, और ई सेंटर पे जो हमारे पास निकला है, इसको सेंटर लिख लेना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर है, तो क्या आ गया? 0। तो ये क्या होता है? स्मॉल आर और कैपिटल आर को कंसीडर होता है, और ये किसको कंसीडर होता है? यहाँ पे ई को। तो यदि यहाँ पे ये इस प्रकार की सिचुएशन के साथ में क्या होता है? यहाँ पे कंसीडर होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इस सिचुएशन के ऊपर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, और यदि मैं इसको यहाँ पे डिराइव करूँ, बनाऊँ, तो कुल मिला के ये इस प्रकार डिक्रीज होते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, और ये साथ में कांस्टेंट है, तो एक सीधी लाइन से इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इनर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो कुल मिला के जो हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार की सिचुएशन के साथ क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।